अस्सलामुअलैकुम। तो आज क्लास 11th के लिए हमारा जो ऑलरेडी चैप्टर चल रहा है जिसका नाम था मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था, मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और मोलरिटी हमने मोलरिटी ऑफ आइंस पे किया था कंप्लीट। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ चुका होगा। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी की थी व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस ठीक निकले हैं। तो इसका मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इन कॉन्सेप्ट्स को। तो आज हम इसी मोलरिटी के रिलेटेड दो और चीज़ें सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमआर के साथ, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग एमआर, ठीक, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग एमआर। और दूसरा है हमारा डाइल्यूशन फार्मूला। तो पहले हम सीखेंगे व्हाट इज मेंट बाय मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। एक पॉइंट आप याद रखोगे इसमें, वो क्या है, इट इज एप्लीकेबल ऑन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। ये वाली टर्म जो है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, ये तब एप्लीकेबल होती है जब आपने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन आपने दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन से बनाया हुआ होगा, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल सॉल्यूशन है तब ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में नहीं आएगा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। अगर आपने दो सॉल्यूशंस पहले बना के रखे थे, या तीन सॉल्यूशंस या चार, जितने भी आपकी मर्जी, और अगर आपने उन सारे सॉल्यूशंस को फिर कंबाइन किया और एक ही सॉल्यूशन आपने बनाया, फिर उस सॉल्यूशन के ऊपर ये वाली चीज़ क्या अप्लाई होगी। उस सॉल्यूशन के लिए जो मोलरिटी डिफाइन होती है उसे कहते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मतलब मिक्सिंग कराने के बाद जो मोलरिटी आपकी मिलेगी सॉल्यूशन की, उसी चीज़ को कहते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज एप्लीकेबल ऑन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा सर, कैसे समझते हैं? देखो, अगर आपके पास मान लो एक बीकर है, आपके पास आपने एक सोल्यूशन बना के रखा है जिसका नाम है ए सोल्यूशन, ठीक, और दूसरा बीकर आपने लिया है, उसके अंदर आपने दूसरा सोल्यूशन बना के रखा है, उसका नाम है बी। तो आपके पास कितने सोल्यूशन हो गए? दो। अब ए सोल्यूशन के बारे में जरा देखो, अगर आपने ए सोल्यूशन लिया है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूम तो होगा, सोल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूम तो होगा। उसको रिप्रेजेंट आपने किया है किसके साथ? V1 के साथ। और उसके अंदर कुछ आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट भी डाले हुए होंगे, क्योंकि उसके बगैर तो सोल्यूशन बनेगा ही नहीं। सॉल्वेंट के अंदर जब तक सोल्यूट ना हो तब तक तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो सॉल्वेंट तो आपने लिया है, मतलब ओवरऑल सोल्यूशन जब आपने बनाया, सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो टोटल उस रिजल्टिंग सोल्यूशन का, जो आपने सोल्यूशन बनाया है, उसका वैल्यूम तो V1 है। और मोल्स भी आपने कुछ ना कुछ डाले हुए होंगे। तो जितने भी आपने मोल्स डाले हुए हैं वो आपकी मर्जी है, कुछ ना कुछ मोलरिटी तो होगी ना इस सोल्यूशन की। मतलब वो जितने आप मोल्स आपने डाले हैं डिवाइड करोगे आप वैल्यूम, तो कुछ ना कुछ मोलरिटी तो आएगी ना सोल्यूशन की। तो वो मोलरिटी जो आई है, लेट दैट बी M1। तो इस सोल्यूशन के बारे में आपको दो चीजें पता है, एक है V1, दूसरा है M1। तो ये तो हो गया। नंबर सेकंड सोल्यूशन की बात करते हैं। इसके अंदर भी आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यूम तो होगा ना इस सोल्यूशन का। इस सेकंड वाले सोल्यूशन का वैल्यूम जो होगा, लेट दैट बी V2। और इसके अंदर कुछ ना कुछ मोल्स तो आपने डाले हुए होंगे ना। ये जरूरी नहीं कि जितने मोल्स आपने यहाँ पे डाले होते हैं यहाँ पे भी डालोगे, आप अपनी मर्जी से डालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो आपकी मर्जी। तो इस तो सोल्यूट डालने की वजह से कुछ ना कुछ मोलरिटी इस सोल्यूशन की भी होगी। उस सोल्यूशन की मोलरिटी हमने मान के चलिए कितनी, M2। अब क्या किया आपने इन दो सोल्यूशन को मिक्सअप किया, एक रिजल्टिंग सोल्यूशन आपने बना लिया जिस सोल्यूशन का नाम है C। आपने दोनों सोल्यूशन उसको क्या किया, मिक्सअप किया है, और एक टोटल आपने एक ही सोल्यूशन बनाया है, उस सोल्यूशन का नाम है C। अब आपसे अगर पूछेगा व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, ऑफ इस सोल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करके दो, तब ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग वाला। अच्छा सर, इसकी मोलरिटी कैसे निकालेंगे? सर पहले ये हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल मोल्स कितने हैं, और डिवाइड क्या करेंगे, टोटल वैल्यूम, ठीक। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपने बनाया है उसकी मोलरिटी अगर आपको चेक करनी होगी, मतलब इस सॉल्यूशन की मोलरिटी अगर आपको चेक करनी होगी, आप लोगोगे सर MR, ठीक, मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी। ये किसके बराबर आएगा सर? टोटल मोल्स, शाबाश, टोटल मोल्स जितने भी होंगे इसके अंदर, डिवाइड क्या करेंगे, टोटल वैल्यूम। अब जितने भी मोल्स इसके अंदर होंगे, क्या वो टोटली इस ए सोल्यूशन की वजह से आ चुके होंगे? सर नहीं, इसकी वजह से जितने इसके पास मोल्स थे वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, और इस बी सोल्यूशन के अंदर जितने भी मोल्स थे वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो टोटल मोल्स तो आप निकाल सकते हो, इसमें से कितने मोल्स हैं, इसमें से कितने मोल्स हैं, उन दोनों को आप सम करो। तो जैसे ही टोटल मोल्स आपके आगे, डिवाइड करोगे टोटल वैल्यूम, और टोटल वैल्यूम कैसे निकालोगे, इस सोल्यूशन का वैल्यूम और इस सोल्यूशन का वैल्यूम, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि रिजल्टिंग मोलरिटी जो होती है सोल्यूशन की, तो वो टोटल मोल्स को डिवाइड करके हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यूम। टोटल मोल्स कहां से आएंगे, इन दो सॉल्यूशंस की वजह से। टोटल वैल्यूम भी कहां से आएगा, इन दो सॉल्यूशंस की
वजह से। ठीक, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? इस सॉल्यूशन के अंदर, ए के अंदर, सर हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है? अगर सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन होता है तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स होता है किसके बराबर? m इंटू वी। याद है वो लीटर्स के अंदर, याद है ना? ये वाली तो आपको याद होगी, ये वाली इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर? अगर उसकी मोलरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर इसके अंदर आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे तो आप लिखोगे ना डायरेक्ट m1 इंटू वी1। तो ये तो वो मोल्स है जो इस सॉल्यूशन की वजह से है इसके अंदर। अच्छा, बी सॉल्यूशन की वजह से कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? सर m2 इंटू वी2। तो जितने इसके मोल्स है और जितने इसके मोल्स है उन दोनों का क्या लोगे आप? समेशन। और डिवाइड क्या करोगे आप? सर टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसकी वजह से आएगा? ए सॉल्यूशन की वजह से और बी सॉल्यूशन की वजह से। ए का वैल्यूम है v1, बी का वैल्यूम है v2। तो इन दोनों चीजों को आप क्या करोगे? सम करोगे डिनोमिनेटर के अंदर। तो क्या मैं लिख सकता हूं फिर जो mr इसका आएगा, जो रिजल्टिंग मोलरिटी आएगी इस सॉल्यूशन की, दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू वी1, मतलब इसके मोल्स, प्लस m2 इंटू वी2 इसके मोल्स, और डिवाइड क्या करोगे? टोटल वैल्यूम। और टोटल वैल्यूम किसकी वजह से आएगा? सर v1 और v2 की वजह से, तो v1 प्लस v2। और अगर आपसे ये सॉल्यूशन ऐड अप करने के बाद अगर फिर से ये पानी डालता ऊपर से, सिर्फ पानी, तो जितना भी आपने पानी डाला हुआ होता उसके अलावा भी, मतलब इन दो सॉल्यूशंस की वजह से जितना भी वैल्यूम आता है, अगर उसके अलावा भी आपने पानी इसके अंदर डाला 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर जितनी आपकी मर्जी, तो आप बस डिनोमिनेटर के अंदर उस चीज को क्या करोगे? ऐड अप करोगे। तो यहां पे मैंने लिखा v1 प्लस v2 क्योंकि मैंने पानी को ऐड नहीं किया अभी। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको देगा कि पानी भी हमने फिर मजीद इसके अंदर ऐड किया है, तब वो उसकी वैल्यू भी आप डिनोमिनेटर के अंदर लिखोगे। तो ये वाली चीज आपको बनी, ये वाली इक्वेशन जो आपकी बनी, ये इक्वेशन काम में आती है जब आपको किसी सॉल्यूशन की रिजल्टिंग मोलरिटी निकालनी होगी, लेकिन वो सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन से बना हुआ होना चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं देन mr विल बी इक्वल टू, अब मुझे तो पता नहीं कितने सॉल्यूशन को आप मिक्स करोगे, आप जितने भी आप करोगे उनकी मोलरिटी वैल्यूम तो गिवन होगी हर किसी सॉल्यूशन की। जैसे यहां पे आपने 2 को किया था तो आपने लिखा m1 v1 प्लस m2 v2, डिवाइड किया v1 प्लस v2। लेकिन क्या पता इसने 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन को एड अप करके एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना के रखा हुआ होगा। तब किस तरीके से आप रिजल्टिंग मोलरिटी चेक करोगे? तो आप लिखोगे समेशन ऑफ, आप जितने भी आपने सॉल्यूशन लिए हैं उनकी मोलरिटी और वैल्यूम इंडिविजुअली आप क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई फिर एड अप करोगे। तो आपने क्या किया? समेशन ऑफ mi vi। ये i का मतलब जितने भी आपकी मोलरिटी है सिंगल सॉल्यूशन की, vi क्या है? वैल्यूम ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशंस। इनको आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर एड अप करोगे, डिवाइड क्या करोगे? समेशन ऑफ vi, जितना भी वैल्यूम है। तो आपकी क्या निकल आएगी? मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग या रिजल्टिंग मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आप इस चीज को समझो। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है mr के साथ। ये सिर्फ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो 2 या 3 या 4 या 5 सॉल्यूशंस को मिक्सअप करने से उस सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। और उसको निकालने का तरीका क्या होता है? हर किसी सॉल्यूशन के पास पहले आप क्या निकालोगे? इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स। वो कैसे निकालोगे? उनकी मोलरिटी और वैल्यूम को क्या करके? मल्टीप्लाई करके। फिर आप उन सारे मोल्स को क्या करोगे? एड अप करोगे और डिवाइड करोगे टोटल वैल्यूम, तो आपकी आएगी रिजल्टिंग मोलरिटी। ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। इसके ऊपर हम अभी क्वेश्चन करेंगे। अब देखो नंबर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डाइल्यूशन फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइल्यूशन फार्मूला। क्या होता है डाइल्यूशन फार्मूला? मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आपने बना के रखा है, इसके अंदर आपने कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले हुए हैं और इसके पास वैल्यूम जो है वो v1 है, और जिसकी वजह से इसकी मोलरिटी कितनी आती है? m1। आपके पास एक सॉल्यूशन है बीकर के अंदर, आपने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट के अंदर आपने सोल्यूट भी डाला, पता नहीं आपने कितना सोल्यूट डाला है, लेट दैट बी n, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने लिए हैं, वैल्यूम आपको पता ही नहीं, लेट दैट बी v1। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, v1 पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? m1। तो ये आप मान के चलोगे कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी m1 है, v1 है, और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट n है। ठीक, अब आपने क्या किया? देखो, अब आपने क्या किया? डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? पानी को ऐड करना। अब आप पानी को ऐड करते जाओ इसी सॉल्यूशन के अंदर, तो ये तो बिफोर डाइल्यूशन है। बिफोर डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन करने से पहले इस सॉल्यूशन के पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो किस तरीके से निकालोगे? m1 इंटू v1। m1 इंटू v1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो ये तो बिफोर डाइल्यूशन हुआ, बिफोर डाइल्यूशन। अब देखो क्या है,
अब इसी सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, पानी को ऐड किया, मतलब V को आपने इंक्रीज किया। जैसे आप पानी डालोगे तो इन दो चीज़ों में से इंक्रीज कौन सी वैल्यू करेगी सर, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, खास ख्याल रखना, क्या नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट चेंज होंगे सर, नहीं। मान लो आपके पास अगर इस सोल्यूशन के अंदर 5 मोल्स थे, 5 मोल्स एब्सोल्यूट, पानी डालने के बाद क्या वो 5 मोल्स एब्सोल्यूट 6 में कन्वर्ट होंगे, क्या वो 4 में कन्वर्ट होंगे, नहीं सर, वो तो वैसे ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डाइल्यूशन ऐड कर, मतलब डाइल्यूशन करने से किसी भी सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उतने ही रहते हैं जितने प्रेजेंट होते हैं पहले, डाइल्यूशन से पहले भी, डाइल्यूशन के बाद भी उतने ही रहेंगे। तो जैसे आपने डाइल्यूशन किया, आपने किस चीज को बढ़ाया सर, वॉल्यूम को हमने बढ़ाया। तो क्या डाइल्यूशन करने के बाद इस सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे, क्या उसका वॉल्यूम फिर V1 रहेगा सर, नहीं, वो तो चेंज हो चुका होगा। अब वो V1 से लेके किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, V2 के अंदर। अभी तो मुझे पता ही नहीं वैल्यू क्या होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने पानी को ऐड किया इसके अंदर, डाइल्यूशन आपने करवा दी, तो इन दो चीजों में से कौन सी चीज बढ़ेगी सर, V1 बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये तो अपनी वैल्यू चेंज करेगा, तो V1 से लेके किस में कन्वर्ट हुआ है, V2 के अंदर। ठीक, आप खुद ही देखो, अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो चेंज नहीं हो सकते। अब अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली कौन सी चीज फिर चेंज होगी सर, वो होगी मोलरिटी। मोलरिटी भी अपनी वैल्यू को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो M1 किस में कन्वर्ट होगा, इनटू M2। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बिफोर डाइल्यूशन मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या मैं उनकी वैल्यू निकाल सकता हूं M1 इंटू V1 के साथ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या इस सॉल्यूशन के अंदर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूं, बिल्कुल M2 इंटू V2 के साथ, कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं किसी सॉल्यूशन में अगर आपने डाइल्यूशन करवा दी, तो बिफोर डाइल्यूशन जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, आफ्टर डाइल्यूशन उस सॉल्यूशन के अंदर उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेंगे। सिर्फ चेंज दो चीजें होंगी, एक तो मोलरिटी भी चेंज होगी, वॉल्यूम भी चेंज होगा। डाइल्यूशन ऐड करने से ज्यादातर इफेक्ट किसके ऊपर आता है, वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, ठीक, वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर मोलरिटी भी चेंज होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं बिफोर डाइल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो आफ्टर डाइल्यूशन M2V2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहां पे थोड़ा सा फोकस कर लो। मानो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 10 थे, मानो 10 या 30, मानो इस तरीके से कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं। अगर आपके पास 30 मोल्स थे, तो आफ्टर डाइल्यूशन भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे, 30 होगा कि नहीं। तो अगर आप यहां से M1V1 लोगे, अगर मैंने M1V1 लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 30 के बराबर, ठीक है, होगा कि नहीं। M1V1 का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। तो इसका मतलब जो M1 और V1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, किसके बराबर, 30 के बराबर। अब खुद ही बोलो आप, अगर मैंने V1 को चेंज किया, अगर मैंने V1 को चेंज किया मतलब V1 से लेके कहां तक आपने बढ़ा दिया, V2 तक। तो आपने V1 को आप बढ़ाया, ये किस में कन्वर्ट हुआ, V2। तो अब जो M1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 30 के बराबर। मान लो अगर आपके पास ये 3 था और ये था आपका 10, 3 इंटू 10 किसके बराबर होता है, 30 के बराबर। अब अगर आपने इस 10 को बढ़ाया तो 3 को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। मान लो 10 से लेके आपने इस वैल्यू को कहां तक लिया, 15 तक, ठीक। तो अगर आपने ये 15 तक लिया है, तो फिर मोलरिटी अपनी वैल्यू चेंज करेगी, खुद ही चेंज करेगी, सो दैट कि उसके बाद जो इन दो चीजों का प्रोडक्ट आएगा वो भी किसके बराबर आना चाहिए, 30 के बराबर। अगर आपने 10 की वैल्यू को 15 तक लिया, तो ये डेफिनेटली 3 अपनी वैल्यू चेंज करेगा, 2.5 तक लेगा, ये 2 तक ले सकता है, क्योंकि 15 इंटू 2 किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर, ठीक है। तो मतलब अगर दो वैल्यूज, अगर आपके पास दो नंबर्स है और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है कि नहीं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर आपने उन दो नंबर्स में से किसी एक नंबर का वैल्यू बढ़ा दिया, तो दूसरे नंबर को क्या होना पड़ेगा, फिर डिक्रीज होना पड़ेगा। तो यहां पे आपने किसकी वैल्यू को बढ़ाया, सर वॉल्यूम हमने बढ़ाया। अगर हमने वॉल्यूम को बढ़ाया तो मोलरिटी क्या होगी, फिर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी कि नहीं। तो यही यहां पे भी रूल आएगा। अभी देखो, M1V1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इक्वेशन फर्स्ट बिफोर डाइल्यूशन, और M2V2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेकंड। तो ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स को किसके बराबर मान के चला था मैं, 30। यहां पे भी किसके बराबर आना चाहिए, 30 के बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट रहते हैं बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये वाली सिचुएशन कब है, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद।
अब देखो क्या है जरा, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। क्या ये नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट दोनों सेम है दोनों इक्वेशंस में? सर बिल्कुल, ये तो RHS है इसका, ये भी RHS है, तो अगर दो इक्वेशन का RHS सेम होगा तो LHS भी क्या होगा? सेम। तो क्या मैं लिख सकता हूं फिर M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2? तो लेकिन आपने तो लिखा है M1V1 इक्वल टू M2V2, लेकिन इन दो चीजों का प्रोडक्ट जो है ये आपस में कैसे बराबर हो सकता है? क्योंकि उनको नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट क्या करने पड़ रहे हैं? कांस्टेंट रखने पड़ रहे हैं। ठीक, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी सॉल्यूशन, अगर कोई भी सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक, उसकी मोलरिटी मान के चलोगे आप M1 और वॉल्यूम क्या मान के चलोगे आप V1। जैसे ही आपने डाइल्यूशन करवा दी, जैसे ही आपने डाइल्यूशन करवा दी, क्या इस M1 और V1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा? सर बिल्कुल। सर दो नंबर्स या दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आपने उन दो वैल्यूज में से किसी एक की वैल्यू बढ़ा दी तो दूसरे वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा, सो एज टू मेंटेन देयर प्रोडक्ट इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर। तो जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होता है तो उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होती है। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब कि अगर आपने उन दो नंबर्स में से किसी एक नंबर की वैल्यू बढ़ा दी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? कम, या अगर किसी की कम कर दी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, तो अब अगर आपने इसके अंदर डाइल्यूशन करवा दी, मतलब आपने वाटर को ऐड किया बहुत ज्यादा, तो V1 बढ़ेगा, तो जैसे ही V1 बढ़ेगा, ठीक, तो M1 को क्या होना पड़ेगा? फिर डिक्रीज। तो क्या मैं लिख सकता हूं मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच में, मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन। अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम को बढ़ाया, डाइल्यूशन करवा दी, तो डेफिनेटली उस सॉल्यूशन की मोलरिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच में जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। और वो कांस्टेंट किसका नंबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। तो सॉल्यूशन इसमें आप याद रखोगे, जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन होगी और वॉल्यूम भी गिवन होगा तो आप इजीली वहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। तो जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले, किस तरीके से? सर M इंटू V के साथ। अब अगर मैंने V को बढ़ाया तब M होगा कम, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। एक और एग्जांपल के साथ समझाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समझने में, थोड़ी सी एक और एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो आपके पास है दो नंबर्स, अगर आपके पास है यहाँ पे 15 इंटू 3 मानो, तो 15 इंटू 3 का वैल्यू किसके बराबर आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट? सर 45 के बराबर। अब ये तो हमें पता है कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा 45 के बराबर होगा, लेकिन अगर मैंने 15 वैल्यू को डिक्रीज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से लिखेंगे 15 इंटू 4 आपके बराबर है 60। अब अगर हमने 15 की वैल्यू को कम किया, मान लो आपने 10 किया है, 10, ठीक, तब मुझे बोलो ये 4 अपना वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? क्योंकि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 60 के बराबर, तो डेफिनेटली ये 4 अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, तो ये आएगा 10 इंटू 6 60। अगर मैंने 4 की वैल्यू को कम किया, मान लो ये मैंने 2 के बराबर लिया, तब डेफिनेटली 15 जो है अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा। तो वैल्यू किसकी तरफ बढ़ाएगा? फिर 30 की तरफ, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 60। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन दो नंबर्स के बीच की रिलेशन, मतलब 15 और 4, इनके बीच में रिलेशन है इनवर्स। अगर आपने 4 की वैल्यू बढ़ा दी तब 15 की वैल्यू क्या होगी? फिर कम। अब अगर आपने 4 की वैल्यू कम की है तब 15 की वैल्यू बढ़ेगी, उल्टा। ठीक, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां पे भी आप सॉल्यूशंस के बारे में रखोगे याद कि मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ अगर आपने किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसकी मोलरिटी हमेशा क्या होगी? कम होगी। ये आप याद रखोगे। अब ये वाली फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक, अच्छा इस चीज को आप कैसे समझेंगे? देखो, मान लो आपके पास है कोई सॉल्यूशन इस तरीके से, ठीक, इसका वैल्यू में फॉर एग्जांपल 500 या 5 लीटर मैंने लिया, इसकी मोलरिटी है मानो 10, ठीक, इसका 5 लीटर है
5 लीटर और इसकी मोलरिटी है मान लो 10। ठीक, ये एक सोल्यूशन है आपके पास। इसका वैल्यू में कितना 5 लीटर और मोलरिटी कितनी है इसकी 10। अब मैंने क्या किया, मैंने डाइल्यूशन करवा दी, डाइल्यूशन करवा दी। तो जैसे ही मैंने डाइल्यूशन करवा दी इस तरीके से, तो मान लो डाइल्यूशन करने के बाद वैल्यूम तो गेट इंक्रीज होगा। वैल्यूम मानो यहाँ पे आया आपका 10 लीटर। ठीक, तो फिर मोलरिटी भी अपनी वैल्यू चेंज करेगी। आपसे फिर कह रहा है कि एम वैल्यू को कैलकुलेट करके दो, एम किसके बराबर होगा, ये वाली चीज़ आपसे कैलकुलेट करवाएगा। अब आप क्या करोगे, जैसे ऐसी सिचुएशन आपकी आ गई तो आपको जो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, आपको फिर वो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा पहले कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और मुझसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है। कि जैसे आपके पास एक सोल्यूशन है, इसका वैल्यू में कितना 5 लीटर, तो 5 लीटर जैसे इसका वैल्यूम हुआ, इसकी मोलरिटी है 10। ठीक, फिर आपने डाइल्यूशन करवा दी, मतलब आपने वैल्यूम को बढ़ाया। जैसे वैल्यूम बढ़ेगा तो 5 लीटर से लेके मैंने कहाँ तक बढ़ा दिया, ये 10 लीटर तक। फिर क्या बचा आपका मोलरिटी, मतलब ये आपकी मोलरिटी को कैलकुलेट, ये वाला एम वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देना है। तो डाइल्यूशन की गई है तो डेफिनेटली डाइल्यूशन फार्मूला आएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ M1V1 इक्वल टू M2V2। जो इनिशियल में मोलरिटी गिवन है वो तो 10 है, तो मैं M1 की जगह ही लिख सकता हूँ। और V1 कितना है इसका, मानो 5 लीटर, तो M1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 10 इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे कि नहीं, इक्वल टू। आप क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है आपसे, रिजल्टिंग मोलरिटी, मतलब जो लास्ट में आपकी मोलरिटी बचेगी। तो M2 से लिखेंगे, तो M2 यहाँ पे लिखेंगे इंटू V2 कितना है आपके पास 10 लीटर। ठीक, तो 10 इंटू 50 किसके बराबर आएगा 50, 10 इंटू 5 50 विच विल बी इक्वल टू M2 इंटू 10। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू M2, ये किसके बराबर आएगा, तो M2 जो आपकी आएगी वो 5। मतलब ये किसके बराबर होगा, अब M2 सर 5 मोलर के बराबर। खुद ही देखो, आपने वैल्यूम को बढ़ाया है, मतलब 5 से लेके कहां तक आपने लिया है 10 तक, मतलब बढ़ाया आपने। तो डेफिनेटली जो मोलरिटी होगी, अब आपने वैल्यूम को बढ़ाया तो मोलरिटी होगी कम। मोलरिटी कितनी थी आपके पास 10, ये कहां तक आ चुकी है 5। और फिर भी देखो क्या हो रहा है, यहां पे आपने ट्वाइस वैल्यूम बढ़ाया है, ट्वाइस आपने वैल्यूम बढ़ाया। 5 लीटर था आपका, ये 10 लीटर में कन्वर्ट हुआ है, तो मोलरिटी हाफ से कम होगी। फिर अगर आपने वैल्यूम को ट्वाइस बढ़ाया है, डबल किया है, तब मोलरिटी हाफ होगी। किस तरीके से देखो, यहां पे कितना था वैल्यू 10 और यहां पे कितना है 5, तो हाफ हुआ है ना। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनको अपना प्रोडक्ट क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कैसे, देखो M1 इंटू V1, अगर मैं ये लूं M1V1 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, M2V2 के बराबर, प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो M1V1 तो 5 इंटू 10 किसके बराबर आएगा 50, यहां पे ऑलरेडी था आपका 10, तो M2 की वैल्यू कितनी आएगी फिर 5, 10 इंटू 5 किसके बराबर आएगा 50 के बराबर। ठीक, ये आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे आप। Question number 1. What volume of 0.250 molar KCl is needed to make 100.0 ml of 0.100 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे याद रखोगे आप, यहाँ पे ml को लीटर्स में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक, जरा कैलकुलेट करके दो, देखो सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे समझना पहले बात, यहाँ पे कितनी चीजें गिवन है, मोलरिटी KCl की 2 बार गिवन है, एक तो है 0.250 और यहाँ पे कितना है 0.100, तो ये तो 2 बार मोलरिटी है। वैल्यूम 1 बार गिवन है,
वॉल्यूम एक बार गिवन है। तो इसका मतलब डेफिनेटली देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, 3 तो गिवन है, एक आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है। लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, इस चीज़ को आपने समझना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोलर KCl इज नीडेड, मतलब आपके पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी है 0.250, तो ये तो मैं लिखूंगा M1 के बराबर, क्योंकि पहले से सोल्यूशन गिवन है, इसकी मोलरिटी है ये, और इसी का वैल्यूम आपको चाहिए, मतलब V1 आपको चाहिए, इसी का वैल्यूम। तो ये किसके बराबर आप लिखोगे, ये भी सर क्वेश्चन मार्क, ये तो गिवन नहीं है। तो मेक आपको क्या बनाना है, 100 ml ऑफ, ठीक, आपको 100 ml बनाने पड़ेंगे, मतलब V2 कितना है आपके पास 100 ml, ठीक, और मोलरिटी कितनी होगी 0.250 मोलर, ठीक। तो आप इस चीज को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, 0.100 मोलर। तो अब आप खुद ही देखो, अप्लाइंग डाइल्यूशन फार्मूला, M1V1, M1 कितना है आपके पास 0.250 इंटू V1 आपको कैलकुलेट करना है, तो V1 रखोगे, इट विल बी इक्वल टू M2 कितना है आपके पास 0.100 इंटू क्या करोगे आप V2, और V2 कितना है आपके पास 100, इस तरीके से इंटू 100। तो V1 किसके बराबर आएगा, फिर देखो यह है 0.100 इंटू 100 डिवाइड क्या करोगे आप 0.250, यहाँ से जितनी भी वैल्यू आपकी आएगी वो आप कैलकुलेट करो, खत्म, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा, ये उतना टफ क्वेश्चन था ही नहीं, बस आपको पहचानना है कौन सी चीज़ गिवन है और कौन सी चीज़ निकालनी है। आप देखो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। Concentrated HCl. Concentrated HCl is 12.0 molar. What volume is needed? What volume is needed to make 2.00 liter of 1.00 मोलर सॉल्यूशन। क्या है आपके पास, आपके पास देखो क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, जरा खुद ही सोचो क्या होगा इसका आंसर, मतलब क्या चीज आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है, खुद सोचो जरा। ओके, आपके पास एक कंसंट्रेटेड HCl इज 12.0 मोलर, तो मतलब M1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 12.0, ठीक। अब था आपके पास इस तरीके से सॉल्यूशन HCl का, इसका M1 वैल्यू गिवन है कितना 12.0, लेकिन V1 इसका गिवन नहीं है। व्हाट वैल्यू इज नीडेड, मतलब V1 आपके पास नहीं है, तो V1 आप कैलकुलेट करोगे। टू मेक क्या बनना चाहिए आपका 2 लीटर सॉल्यूशन, मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आपका बनेगा डाइल्यूशन करने के बाद, खुद भी दे सकते हो आप, जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है उसका वैल्यू कितना आना चाहिए 2.00 लीटर, ठीक। और जो सॉल्यूशन आपका बन रहा है उसकी मोलरिटी कितनी है 1.00 मोलर। अब कौन सी चीज आपको कैलकुलेट करनी है V1 वैल्यू, तो क्या मैं लिख सकता हूं 12 इंटू V1 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1, इस तरीके से। तो V1 की वैल्यू आएगी 2 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 6, खत्म। 1 डिवाइड बाई 6 मतलब कितने लीटर्स आएंगे, ये 1 डिवाइड बाई 6 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे और लिखोगे कितने लीटर्स में आपको वैल्यू चाहिए। तो मतलब अगर आपके पास 12.0 मोलर सॉल्यूशन है, उसका वैल्यूम जब आप कितना लोगे 1 डिवाइड बाई 6 लीटर, ठीक। उसको फिर आपने सफिशिएंटली डाइल्यूट करना है, कहाँ तक ले जाओगे उस वैल्यूम को, फिर 2 लीटर तक, और जैसे ही 2 लीटर सॉल्यूशन आपका बनेगा उसकी मोलरिटी फिर आएगी कितनी 1.00 मोलर, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं। जरा क्वेश्चन लिखो।
अब ये क्वेश्चन 2-3 मैं आपको दे रहा हूं, लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। हाउ मच ऑफ है 15.0 मोलर स्टॉक solution do you need to prepare 250 ml of 250 ml of a 2.35 molar HF सॉल्यूशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो क्या कर रहा है, हाउ मच, आपके पास एक सॉल्यूशन है 15 मोलर वाला सॉल्यूशन है, किसका, HF सॉल्यूशन का। उसका कितना वैल्यूम आपको लेना पड़ेगा, ठीक, टू प्रिपेयर, क्या फिर बनाना पड़ेगा आपको 250 ml ऑफ 2.35 मोलर। खुद ही देखो, देखो यहाँ पे है 15.0 मोलर जो इनिशियली आपके पास प्रेजेंट था, फाइनली कितना हुआ आपका 2.35, मतलब मोलरिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। मोलरिटी कब डिक्रीज होती है, जब वैल्यूम बढ़ेगा। तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो ये है ना, ये डाइल्यूशन फार्मूला के ऊपर है। तो आप लिखोगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक, तो अब आप करो खुद सॉल्व। अब क्या लिखोगे आप, देखो 15 मोलर सॉल्यूशन है आपके पास, तो पहले लिखोगे 15 इंटू V1 की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हाउ मच कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का कितना आप लोगे वैल्यूम के टर्म्स में। फिर M2 कितना है आपके पास 2.35, इसका कितना बनाना है 250 ml। ठीक, तो V1 किसके बराबर आएगा 2.35 इंटू 250 डिवाइड क्या करोगे 15, तो जितना भी आपके आएगा वैल्यू आप कर सकते हो mls के अंदर। ठीक, क्योंकि वैल्यूम भी आपसे क्या कर रहा है mls में गिवन है। तो 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप खुद करोगे अब, और इसका सोल्यूशन आप मुझे दोगे व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ, यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ 455 ml ऑफ 6.0 molar HNO3 is diluted to 2.5 liter, what is the molarity of resulting solution। ठीक है, यहां पे खास ख्याल रखना है, यहां पे जो मोलरिटी गिवन है HNO3 सॉल्यूशन की वो है 6.0। ठीक, फिर आपसे कह रहा है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। डाइल्यूशन करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है उसकी मोलरिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। पहले जो मोलरिटी गिवन है वो आप लिखोगे M1, तो M1 गिवन है आपके पास, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यूज में गड़बड़ है, यहाँ पे है mls में और यहाँ क्या है आपका लीटर्स में। तो यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है, या तो इस ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर दो पहले, या इस लीटर को किस में कन्वर्ट कर दो आप mls में, क्योंकि दोनों साइड में यूनिट्स भी क्या होनी चाहिए, फिर सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम यूनिट्स वाली क्वांटिटी से क्या होती है, कैंसल आउट होती है। ठीक, तो यहाँ पे फोकस रखोगे आप। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ, हाउ डू यू प्रिपेयर इस तरीके से लिखते हैं, if 65.5 ml of HCl stock solution is used to make 450 ml of a 0.675 molar HCl. If 65.5 ml of HCl stock solution is used to make 450 ml of a 0.67 molar
HCl after dilution, what is the molarity of the stock solution? What is the molarity of the stock solution? ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आप खुद करोगे व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे आप इनका आंसर सेंड करोगे। लेकिन याद रखोगे आप, ये डाइल्यूशन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आना चाहिए। और इसमें खास ख्याल रखोगे किसी भी सोल्यूशन में जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, किसी भी सोल्यूशन का वॉल्यूम आप इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उसमें उतने ही रहते हैं जितना थे बिफोर डाइल्यूशन। लेकिन मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी हमेशा डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ लेके चलोगे कि जब भी किसी सोल्यूशन का वैल्यूम हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा डिक्रीज कर जाती है। जैसे यहाँ पे मोलरिटी क्या होती है, डिक्रीज। और याद रखोगे आप, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपका आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के रिलेटेड, ठीक, अगर आपसे कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करवाना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार वो आपको नहीं बताता कि मोलरिटी चेक करो, मोलरिटी को चेक करो या कुछ और। अगर नहीं कह रहा है तो आप डायरेक्टली हमेशा मोलरिटी को ही चेक करोगे, ठीक। तो आगे जितने भी चैप्टर्स आपके आएंगे फिर, चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो 12th में, या आपका ये आयनिक इक्विलिब्रियम हो, वहाँ पे इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल में लाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है ना वो मेजरली डील करते हुए मोलरिटी। जहाँ पे भी आपसे कोई कहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन चेक करो इसकी, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करवाना चाहते हो, चेक अपनी मोलरिटी, ठीक। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मैं आपको दे रहा हूँ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी है, मैं आपको दे रहा हूँ एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन जो सॉल्यूशंस के रिलेटेड गिवन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को भी क्या करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन में 1.5 एक तो ये आना चाहिए आपको, 1.5 आपको आना चाहिए। 1.5 अभी आप यही क्वेश्चन सॉल्व करोगे 1.5 वाला, ठीक। तो कल हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी में आपका आता है इक्विवेलेंट वेट, तो कल हम इक्विवेलेंट वेट के बारे में सीखेंगे। होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।